हमारे देश में चाय के बिना गुजारा नहीं हो सकता। इसी चाय की वजह से कई लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। खास बात यह है कि इस काम में अब पढ़े लिखे युवा भी हाथ आजमाने से हिचक नहीं रहे हैं। ऐसे ही एक युवा हैं उत्तर प्रदेश की अवनी त्रिपाठी, जो कि गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर अपना टी स्टॉल लगाती हैं। इस काम के जरिए वो पैसे तो कमा ही रही हैं, साथ ही समाज में ये मैसेज भी दे रही हैं कि लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा टैबू है कि लड़कियां कुछ कामों के लिए, स्पेसिफिक कामों के लिए बनी होती है। या तो वो डॉक्टर बनेंगे या तो वो टीचर बनेंगे, और ऐसे कामों को देखा जाता है बहुत मतलब एक नीचे होता है। सबसे पहली बात तो कि वो बैरियर टूटा है जो मैंने तोड़ा है, उसकी वजह से गोरखपुर में भी 2-3 लड़कियां स्टार्टअप की। तो एक बहुत पॉजिटिव चेंज है कि लाइक बहुत पढ़े लिखे होने के बाद भी, या फिर जो नहीं पढ़ा लिखा रहता है उसके लिए एक आसान है ना कि आप कोई भी अपना स्किल डेवलप करिए और फिर आप एम्प्लॉयमेंट मतलब दूसरों को भी दे सकते हैं और खुद भी कमा सकते हैं। क्योंकि एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट में था, उसके बाद से मतलब डिमांड मार्केट में ज्यादा है, क्योंकि हमें सुबह शाम चाय चाहिए ही चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि जैसे हम रोज पानी बतासे नहीं खाते हैं, रोज मोमोज नहीं खाते हैं, बट लाइक ये जो चीज है उसको सुबह शाम चाहिए होती है। और सिर्फ ये चाय करिए, अभी तो चाय है, बाद में इन फ्यूचर लाइक स्नैक्स के आइटम्स या लाइक कैफे और फ्रेंचाइजीज वगैरह का भी हमारा प्लान है। अभी छोटा है, एक ग्रोथ होगी धीरे धीरे, तो हम और आगे इसको लेके जाएंगे। आफ्टर 12th मैंने 1 साल प्रिपरेशन भी किया और ये सारी चीजें, उसके बाद से मुझे लगा कि ठीक है, जिसमें मतलब मैंने मेहनत की उसमें नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। फिर मैंने एक बिजनेस का स्टार्टअप प्लान किया, और बेसिकली मुझे कुछ बनाना नहीं आता था, एक चाय ही जो चीज थी जो मैं बना सकती थी। तो शुरुआती दौर में मतलब मैंने खुद लिया ये सब चीजें, और घर पे मैंने बताया तो उन लोगों को वियर्ड रिएक्शन लगा था, बट मैं बहुत ज्यादा ही जिद्दी हूँ। तो मतलब पापा ने बोला ठीक है, पापा को लगा कि 1-2 दिन करेगी फिर थक हार के आ जाएगी घर पे, बट उनको लगा कि अब इतने 2 महीने, अब 2.5 महीने होने को जा चुके हैं, तो उनको लगा कि हाँ अब सही है, ये कर लेगी। तो उनको भी अच्छा लगा कि हाँ उनकी बेटी मतलब ये काम कर रही है। थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी लेकिन अब सही है सब चीजें। हम लोग जब स्टार्टिंग में दुकानें जब खुलती थी तो मैं ही रोज 1-2 बाल्टी कचरा ले जाके फेंकती थी, कुल्हड़। हाँ, तो देखा जाए अगर मेरी शॉप नई शॉप है तो अभी इतना कम मतलब वेस्ट होता है। अगर देखा जाए पूरे गोरखपुर से तो हर चाय की दुकान से कितना वेस्ट हो जाए। तो एक वेस्ट को कम करने के लिए कि लाइक जो एडिबल कप्स हैं उसमें हम चाय पीते हैं और खा भी लेते हैं, मतलब चाय भी पी सकते हैं, तो फिर एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है कि एक इको फ्रेंडली बने। और अगर हम नहीं भी खाते उस कप को तो हम फेंक देते हैं, जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं वो खा सकते हैं। तो वो दो काम हो सकते हैं, एक मतलब हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा, और जैसे स्ट्रीट एनिमल्स हैं उनको भी कुछ प्लास्टिक वगैरह खाने से वो बच जाएंगे। तो ये 2 मतलब ऑप्शन था सर। तो पहली बार आज सुना है, ये बहुत यूनिक आइडिया है। इससे ये रह रहा है कि इसको फेंकना भी नहीं पड़ रहा है। पहले कुल्हड़ चाय आती थी उसको फेंक लेते थे, इसको पहले पी ले रहे हैं, उसके बाद खा ले रहे हैं। एक बिस्किट का काम कर रही है, पहले लोग बिस्किट खाते थे, अब इसके साथ इसको खा गए। बहुत अच्छा चाय है और एवरीबडी मस्ट ट्राई दिस। तो मुझे बढ़िया लगा। मैंने इसको पहले इंस्टाग्राम के पेज पे देखा था और ये काफ़ी अच्छा है। ये मैंने अभी भी ये बिस्किट, अभी ये गोरखपुर में तो ऐसा भी पहली बार है, और चाय भी इनकी बढ़िया थी टेस्ट में। और स्वच्छता भारत के अभियान के तहत भी ये बढ़िया है। मैं बहुत ज्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करती हूँ। हाँ, इंटरेक्ट करती हूँ जितना लाइक नॉर्मल हो सके, और लोगों की आदत है, लोग अडॉप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग जैसे दुकानदारों ने ही आदत बिगाड़ रखी है कि मतलब एक कस्टमर और जो लाइक दुकानदार में एक रिलेशनशिप होता है वो बहुत हेल्दी रहना चाहिए। ऐसे कि वो आपकी इज्जत करे तभी हम आपकी इज्जत करेंगे, वो एक इज्जत की बात होती है। तो वो यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलती है कि सब कोई एक प्रॉपर लैंग्वेज में बात करता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब यहाँ जो पूर्वांचल की एक लैंग्वेज है उसमें भी बहुत सुधार हुआ है। ऐसा नहीं कि चाय लाओ
आओ, अच्छा लो, मतलब थोड़ी सी नॉर्मल पिच होती है यहाँ पे लोगों की, क्योंकि यहाँ पे मैं खड़ी रहती हूँ। तो एक बहुत मुझे पॉजिटिव चेंज लगता है कि हाँ, लोग जो आते हैं वो दुकानदारों की इज्जत करना सीख रहे हैं धीरे धीरे। चाय वाले होना लोगों को लगता है बहुत इजी है, लेकिन ये इजी नहीं था। बहुत चीजें फेस करनी पड़ी थी यहाँ पे आके, क्योंकि एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में एक लड़की स्टैंड कर रही है, इट मीन्स ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लोगों की मेंटालिटी अलग है, हर लोग अलग तरीके से सोचते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और रही बात इसकी, तो इसको मुझे बहुत मतलब दूर तक लेके जाना है, बस यहीं तक रुकना नहीं है। तो फ्रेंचाइजीज एंड ऑल जो भी और सारी चीजें, तो उसमें भी मुझे जाना है। अभी स्टार्टिंग है, फिर धीरे धीरे जैसे ही ग्रोथ होगी वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। एक आइडिया भले ही आपकी दुनिया न बदले, पर एक आइडिया दुनिया को एक नई राह जरूर दिखा सकता है। चाय वाली अवनी का ये टी स्टॉल जहां युवा लड़कियों को इस तरह के स्टार्टअप के लिए प्रेरित कर सकता है, तो वहीं उनके एडिबल कप का आइडिया युवाओं को पर्यावरण के लिए जागरूक भी कर रहा है। इस सब से ऊपर अवनी की सोच यही है कि उनके इस काम से लड़कियों के प्रति लोगों का नजरिया बदले। ब्रिटेन से बीबीए किया, इजराइल में जाकर हाई टेक फार्मिंग के गुर सीखे और फिर अपने देश में आकर बन गया हाई प्रोफाइल किसान। ये कहानी है 25 साल के हर्षित गोधा की, जो भोपाल में एवोकाडो की खेती करते हैं। सेहतमंद गुणों से भरपूर एवोकाडो एक तरह का सुपर फूड है, इसलिए इसकी गिनती दुनिया के सबसे महंगे फलों में होती है। फिटनेस पर ज्यादा ध्यान देने वाले हर्षित जब ब्रिटेन में रहते थे, तो एवोकाडो उनकी डाइट का हिस्सा था। लेकिन भारत में ये फल अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलने पर उन्होंने इसकी खेती को ही अपना पेशा बना लिया। हर्षित गोधा है एंड मैं इंडिया में इजरायली टेक्निक से एवोकाडो फार्मिंग पायनियर कर रहा हूँ। मेरा बैकग्राउंड है कि मैंने यूके से बीबीए की पढ़ाई की थी यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ से, और उसके बाद मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। मेरे को इसका आइडिया यूके में आया था। जब भी मैं इंडिया आता था और यहाँ पे शॉप्स में एवोकाडो परचेज करता था, तो यहाँ पे वो क्वालिटी नहीं मिलती थी जो यूके में हमें अवेलेबल थी। तो और यूके में ये मेरी डाइट का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था, क्योंकि मैं वहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस को लेके काफ़ी पैशनेट था। तो जब वो क्वालिटी नहीं मिलती थी, तो मेरे को लगा कि भाई इंडिया में ये अच्छी क्वालिटी का फल क्यों नहीं मिल रहा है। फिर मैं एक बार यूके में था और एवोकाडो खा रहा था, तब उसके रैपर पे लिखा था कि इट वाज सोर्स्ड फ्रॉम इजराइल। तब मुझे क्लिक हुआ कि यार ये अगर इजराइल जैसे गर्म देश में इसकी खेती हो सकती है, तो हम इंडिया में भोपाल मध्य प्रदेश में इसकी खेती क्यों नहीं कर सकते। तो तब वहां से मेरे को आइडिया आया और फिर मैंने इसको परस्यू किया। एवोकाडो जो है ये एक बहुत हेल्दी फ्रूट है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स बहुत हाई रहते हैं, तो ये हार्मोन्स को रेगुलेशन करने का काम करता है। ये आपका जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का बैलेंस है उसे मेंटेन करता है। इसके गुड फैट्स होते हैं इसमें, तो ये हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। और फाइनली ये कैंसर से प्रिवेंटेटिव तरीके से प्रोटेक्शन देता है बॉडी को। तो ये अपनी डाइट में आए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आजकल वीगन और कीटो डाइट्स में इसका बहुत चलन है, तो जो लोग हेल्थ एंड फिटनेस को लेके काफ़ी पैशनेट हैं, वो इसका प्रेफर करते हैं इसको खाना। अब इंडिया में क्या है कि डिमांड आ रही है, हमारी जो मिलेनियल जनरेशन है उसमें इसकी अवेयरनेस और डिमांड दोनों है।
लेकिन इसकी प्राइसिंग बहुत है क्योंकि ये अभी इंपोर्ट होता है दूसरी कंट्रीज से, ये न्यूजीलैंड से और साउथ अमेरिका में चिली, मैक्सिको, पेरू से इंडिया में आता है, तो शिपिंग कॉस्ट की वजह से ये बहुत महंगा पड़ जाता है। लेकिन अगर हम इंडिया में ही इसकी प्रीमियम क्वालिटीज बनाएं और इंडियन मार्केट में इसको अवेलेबल कराएं तो इसकी प्राइस भी काफी कम की जा सकती है और आम आदमी इसको खा सकेगा और ये आम आदमी की डाइट में ऐसे आ सकता है। जब मेरे को लगा कि इसका पोटेंशियल बहुत है, मैंने ऑनलाइन सर्च किया, तब समझ में आया कि ये इजराइल की सबसे प्रॉफिटेबल क्रॉप है। कैलिफोर्निया में भी इसकी खेती होती है और ये एक्चुअली है साउथ अमेरिका का फल। तो जब मैंने रिसर्च किया तब देखा कि इंडिया में जो क्वालिटी हो रही है एवोकाडो की, वो प्रीमियम क्वालिटी नहीं है और ना ही प्लांट्स अवेलेबल हैं प्रीमियम क्वालिटी के। तो मैंने इजराइल की एवोकाडो इंडस्ट्री को कांटेक्ट करना शुरू किया। मैंने उनको ईमेल्स लिखे और कहा कि मेरे को आपके यहाँ के काम सीखना है। ये बात है 2017 की, तब मेरा बीबीए का डिग्री चल रही थी। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी किसानों को, पैक हाउस मैनेजर्स को ईमेल लिखे थे, तो उनमें से एक का रिप्लाई आ गया एंड उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आइए और हम अपने एक्सपेंस पे आपको रखेंगे एंड आपको काम भी सिखाएंगे। तो उस वक्त मैं लंदन में इंटर्नशिप कर रहा था, तो वो इंटर्नशिप मैंने जल्दी से ख़त्म करके फिर मैं इजराइल चला गया और वहाँ पे फिर मैं 1 महीना रहा किबुत्स मगान में। और वहाँ पे फिर मेरे जो मेंटोर थे वो मेरे को इसका काम सिखा रहे थे। मैं सुबह 5 बजे से सुबह 10 बजे तक के फील्ड पे रहता था। तो मैं टूरिस्ट वीज़ा पे था, वर्क वीज़ा पे नहीं था। तो मैं वहाँ एक्चुअली वर्क नहीं कर सकता था, लेकिन मैं फील्ड पे जाके नोट्स ले सकता था। तो ये मेरा शेड्यूल रहता था। फिर इवनिंग या आफ्टरनून टाइम पे वो मेरे को इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलाने ले जाते थे। तो मैं इरिगेशन एक्सपर्ट्स, पैक हाउस मैनेजर्स, नर्सरी ओनर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलता था और उनसे फिर डिस्कस करके समझ में आया कि इसका प्रोजेक्ट इंडिया में लाया जा सकता है। इसमें प्लांटिंग मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये लाइफ लॉन्ग क्रॉप है। आपने एक बार लगाई तो 40-50 साल लगी रहेगी। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं प्लांटिंग मटेरियल इजराइल से इंपोर्ट करूंगा। तो इजराइल से फिर मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया। तो 2019 में क्या हुआ, इसकी इंपोर्ट प्रोसीजर इतना लंबा है कि इसमें आपको बहुत सारे लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, नर्सरी लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड, इंपोर्ट परमिट, इस टाइप के बहुत सारी ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रियाएं। तो उसमें मेरा टाइम ज़्यादा लग गया और मेरे जो प्लांट्स इतने बड़े आने थे वो फिर इतने बड़े आने लगे, इतने बड़े हो गए। तो उसमें शिपिंग कॉस्ट और प्लांट की प्राइस दोनों बहुत बढ़ गई थी। तो वो प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा जा रही थी, तो हमने उसे डिफर किया 2020 पे। सप्लायर भी मान गए। फिर 2020 में आपको भी पता है कोविड हो गया था, तो दोनों कंट्रीज में लॉकडाउन लग गए, इजराइल और इंडिया। तो फिर फाइनली 2021 में डिफर किया। अब 2021 में भी जिस दिन मेरा कंसाइनमेंट इंडिया आने वाला था, वहाँ एयरपोर्ट में पहुंचा, उस दिन इजराइल पे पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया और हमस के साथ उनका अटैक हो गया। तो एयरपोर्ट शट डाउन हो गए और मेरे प्लांट्स वहाँ कोल्ड स्टोरेज से फिर वापस नर्सरी गए। फिर जब वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई और जब वहाँ पे एयरपोर्ट वापस ओपन हुआ, तो फिर जुलाई 2021 में मेरे प्लांट्स इजराइल से इंडिया आए। वो मेरा फर्स्ट कंसाइनमेंट था। उसके बाद मैं अपनी पूरी जर्नी जो थी वो थ्रू आउट सोशल मीडिया डॉक्यूमेंट कर रहा था। मैं अपने प्रोजेक्ट की हर स्टेज बता रहा था और मैंने एक ऑडियंस डेवलप कर ली थी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे। तो कस्टमर्स के मेरे पास कॉन्टैक्ट्स, रिक्वेस्ट आने लगी कि हमें भी आपसे प्लांट्स खरीदने और हमें भी अपनी जगह पे इसके ट्रायल्स करने। तो उनसे फिर मैंने ऑर्डर्स लिए एंड अभी मेरा सेकेंड ऑर्डर जून 2022 में मेरे पास आ गया। एंड ये जो प्लांट्स देख रहे हैं आप, ये जून 2022 के प्लांट्स हैं जिनको मैं अभी यहाँ ग्रो कर रहा हूँ। तो मेरे जो ऑर्डर्स हैं ये पैन इंडिया हैं। अब ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, असम, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ से हैं। साउथ में कोडई कनाल, कुन्नूर, चिकमंगलूर वहाँ से हैं। फिर सेंट्रल और इधर से महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इधर से भी मेरे पास ऑर्डर्स हैं।
देखिए, इंडिया के एवोकाडो में प्रॉब्लम ये है कि जो साउथ इंडिया में एवोकाडो हो रहा है अभी मेजॉरिटी, वो सीड से उगाया हुआ रहता है। उसकी क्वालिटी, उस वैरायटी का कुछ नाम नहीं है। वो आज से काफी साल पहले कॉफी एस्टेट्स में ऐसे ही लगा दी गई थी शेड क्रॉप की तरह, और वो उग के अब फ्रूट जो करते हैं, तो वो फ्रूट अब उसी की बडवुड यूज करके उसको प्रोपोगेट किया जा रहा है। तो लेकिन उसकी क्वालिटी वो कमर्शियल क्वालिटी नहीं है, उसमें वो ऑयल कंटेंट जो है वो हाई नहीं रहता है। जो एवोकाडो को खुद इसकी स्पेशलिटी यही है कि इसको बटर फ्रूट कहा जाता है, तो वो ही चीज नहीं रहती, वो वाटरी एवोकाडोस होते हैं। तो जो मैं वेराइटीज ला रहा हूँ वो सब में ऑयल कंटेंट काफी हाई है, और वो कमर्शियल वेराइटीज, उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है, उनकी स्किन थिक है, और उनको ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आती, वो देखने में अपीलिंग लगते हैं। तो कस्टमर उस सब चीजों से देख के ही उस फ्रूट को खरीदेगा। मेरे पास यहाँ पे जो है वो 5 कमर्शियल वेराइटीज हैं। तो इसमें 2 ब्लैक स्किन होती हैं, हास और लैम्बहास, और 3 ग्रीन स्किन है, पिंकर्टन, एटिंगर और रीड। तो जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ी फेवरेबल होती है, जैसे 35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जा रहा, वहाँ पे ब्लैक स्किन एवोकाडोस प्रेफर किए जाने चाहिए लगाने के लिए, क्योंकि वो प्रीमियम मार्केट में जाएंगे एंड उसकी प्राइस किसान को ज्यादा मिलेगी। लेकिन इसमें जो कैटेगरी बी में ग्रीन स्किन्स आते हैं, ये भी काफी अच्छी वेराइटीज हैं, और इंडिया में मेरे को लगता है ये भी बहुत बिकेंगी। और ये ज्यादातर आप मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जहाँ भी 44 के आसपास टेम्परेचर टच हो रहा है, वहाँ पे ये वेराइटी सूटेबल। देखिए, मैंने 2021 में स्टार्ट किया था जुलाई में, और तब से लेकर अभी तक के 15 महीने हो चुके हैं। एंड 15 मंथ्स में मेरे पास लगभग 5000 प्लांट्स के ऑर्डर्स आ चुके हैं। एंड इसमें 50 लाख, करीबन 50-55 लाख की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आई थी, फिक्स्ड कॉस्ट। एंड मेरा जो टर्नओवर है वो अपवर्ड्स ऑफ 1 CR जा रहा है। एंड इसमें जितना लगाया था वो ऑब्वियसली ब्रेक इवन कर चुका हूँ मैं, और नेट प्रॉफिट में भी आ चुका हूँ। अब आपको मिलवाते हैं इंदौर की पूजा दुबे से। पूजा पेशे से एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, लेकिन अब वो किसी लैब में जॉब नहीं करती, बल्कि बेटी नाम से अपना स्टार्टअप चलाती है। घर पर ही बनाई लैब में काम करते हुए पूजा ने बड़ा कमाल कर दिया। पूजा अच्छी क्वालिटी के मशरूम उगाने के लिए अलग अलग किस्म के बीज तैयार करती है। खास बात यह है कि ये बीज मशरूम के वेस्ट से तैयार किए जाते हैं। इन बीजों से कई किसान मशरूम की खेती में मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पूजा दुबे पांडे है। मैं इंदौर में रहती हूँ और मैंने MSc और PhD बायोटेक्नोलॉजी में किया, और मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से यंग साइंटिस्ट अवार्डी हूँ। उसके बाद मैं टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई में मैंने जॉब किया। मुझे यंग साइंटिस्ट फेलोशिप मिली थी, तो मैंने पुणे में NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी पुणे लैब में काम किया। उसके बाद मैं एक्ट्रेक, जो हमारा टाटा कैंसर का रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर मैंने काम कर रही थी। और उसके बाद मैंने अपनी खुद की एक कंपनी, जो अभी हमारी बेटी इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फेमस है, जो कि एक मशरूम बेस्ड कंपनी है। हम लोग मशरूम के सीड्स तैयार करते हैं, यानी जिसको हम स्पॉन बोलते हैं टेक्निकली, और पूरा टिश्यू कल्चर करके हम लोग स्पॉन तैयार करके फार्मर्स को सप्लाई करते हैं। जो लोग मशरूम ग्रो करते हैं, मशरूम ग्रोअर्स को सप्लाई करते हैं। इसके अलावा हमने मशरूम बेस्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं, क्योंकि मशरूम एग्रीकल्चर वेस्ट पे ग्रो होता है। तो हम लोग मशरूम के प्रोडक्ट्स बना के मशरूम का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। जैसे कि एक हमने सीजनिंग भी बनाई है मशरूम और मोरिंगा से, जो मिलके बनी है। उसके अलावा हमने जो वेस्ट बचता है आफ्टर मशरूम कल्टीवेशन, उससे कुछ बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स भी डेवलप किए हैं, जिनको हम बायो मटेरियल्स बोल सकते हैं, जिसमें कि हम कुछ बाउल्स, प्लेट्स और की चेन्स वगैरह और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के हिसाब से हम डेवलप कर रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट्स।
जनरली जब हम मशरूम की बात करते हैं तो एक छतरी वाली शेप दिमाग में आती है, यानी कि हम लोग एक बटन मशरूम जो हमारे यहाँ कॉमनली मार्केट में अवेलेबल है, रिटेल में, होलसेल में, हर जगह मॉल्स वगैरह में अवेलेबल रहता है। तो मशरूम की जो डिमांड है वो एक बटन मशरूम तक सीमित रह गई है, जबकि मशरूम की बहुत सारी प्रजातियां हैं जिसमें अभी तक जो टोटल 200 के करीब वैरायटीज एडिबल रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिसमें से 4 से 6 वैरायटीज हमारे इंडिया में कल्टीवेट हो रही हैं। जैसे कि हम अगर देखें तो बटन मशरूम के अलावा ऑयस्टर मशरूम है, मिल्की मशरूम है, पैडी स्ट्रॉ है, शिटाके है, ये तो एडिबल वैरायटीज हैं। उसके अलावा कुछ मशरूम की मेडिसिनल वैरायटीज भी हैं, जैसे गैनोडर्मा है, कॉर्डिसेप्स है। एक मशरूम और है जो उसको हम गुच्छी के नाम से या मोरेल्स के नाम से जानते हैं, जो पहाड़ियों से कलेक्ट होता है। तो ये मतलब लोगों को अभी इस पे समझने की बहुत आवश्यकता है कि मशरूम सिर्फ बटन मशरूम ही नहीं है, बहुत सारी वैरायटीज हैं जिसको हमारे इंडिया की जो ट्रॉपिकल कंडीशंस हैं, यहाँ का जो वातावरण है, एग्रीकल्चर का वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, उस पर आसानी से घर में खेती की जा सकती है सीजन के हिसाब से। मास्टर्स के टाइम पे एक सब्जेक्ट हुआ करता था, हमको चैप्टर था SCP, सिंगल सेल प्रोटीन, जिसमें कि मशरूम और स्पाइरुलिना का जिक्र होता है। तो इन दोनों चीजों के ऊपर मुझे ख्याल आया, मैंने उसके ऊपर काफी स्टडी किया, उसकी इकोनॉमिक समझी पढ़ी, तो मुझे समझ में आया कि इसको मैं बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे, लो बजट में मैं एक लेबोरेटरी तैयार कर सकती हूँ। उसमें जब मैंने मशरूम के ऊपर स्टडी किया तो मुझे दिखाई दिया, मुझे पता चला कि मशरूम तो कल्टीवेशन में लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं मिल रहे, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं पता है, कैसे मशरूम की खेती करनी है ये नहीं पता है। तो मैंने इसके ऊपर फोकस किया, काम करना शुरू किया, और ये मुझे समझ में आया कि मशरूम ही है जिससे मेरी वो जो दिमाग में जो चल रही थी, जो प्रॉब्लम्स है, मॉल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण और पॉल्यूशन, इन दोनों समस्याओं का हल इसमें मिल सकता है। तो मशरूम शुरुआत करने के पहले मैंने स्पॉन लेबोरेटरी स्टार्ट की, ताकि मैं अच्छी क्वालिटी का बीज बना सकूं और लोगों को मशरूम की खेती करवा सकूं, खुद भी करूं और उनको भी करवाऊं। तो मैंने ट्रेनिंग्स भी देना चालू किया ताकि लोग इस फील्ड में आए, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो। मेरा नाम मुक्ता टोप्पो है, मैं एक सोशल वर्कर हूं और हमारी जो संस्था चलती है इंदौर डायोसिस सोशल सर्विस सोसाइटी इंदौर, और इसमें सबसे पहले हमने वन विभाग अधिकारी से संपर्क करने के बाद में जब हमारे पास में पूजा मैडम का नंबर मिला तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे इंदौर शहर में भी मशरूम और उसके बीज और उसके कार्य करने वाले कोई मैडम मिले हैं। हमें बहुत खुशी हुई, हमने संपर्क किया मैडम से, और संपर्क करने के बाद में 2017 से मैं मैडम से जुड़ी हुई हूँ और यहीं से बीज भी ले जाती हूँ, प्लस हम वहाँ पर मशरूम की खेती करते भी हैं। हम ज्यादा में नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास में जगह छोटा है, क्योंकि छोटा सा जो मकान है उसी के अंतर्गत हम मशरूम की खेती करते हैं, और उस मशरूम की खेती करने के बाद में हमें लाभ बहुत ज्यादा मिलता है। और हमारे पास में मार्केटिंग भी अच्छी है, क्योंकि हमारे पास में जो डिमांड आते हैं अपने क्षेत्र से ही आते हैं, और उनको हम मशरूम पूरा कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास में जगह छोटा पड़ जाता है। इन प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे थे, हमारे किसान बोलने लगे कि मैम हम लोग जो मशरूम बनाते हैं, ये बेचते हैं, ये सब प्लास्टिक में पैकेजिंग होती है इसकी, या तो पोनेट्स बनते हैं तो प्लास्टिक के होते हैं या थर्मोकोल के होते हैं। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये प्लास्टिक और थर्मोकोल दोनों ही बहुत बड़ा सोर्स है पॉल्यूशन का, लैंडफिल्स को क्रिएट हो रहे हैं, ये डिग्रेड नहीं हो रहे हैं नेचर में, बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल नहीं है। तो फिर इसके ऊपर मैंने रिसर्च किया, काम किया, और जो है फिर से पराली यानी कि जो मशरूम कल्टीवेशन के बाद जो वेस्ट बचता है, यानी हमारे फार्मर्स मशरूम कल्टीवेशन कर लेते हैं, उससे हमने मशरूम हार्वेस्ट कर लिया, उसको सुखा लिया या फ्रेश बेच दिया और सुखा के पाउडर बना के प्रोडक्ट बना लिए। उसके बाद जो मशरूम के बैग्स बचते हैं, उन मशरूम के बैग्स को हमने इस्तेमाल किया, क्योंकि वो लाइट वेट हो जाते हैं, तो
हम थर्मोकोल के ऑल्टरनेटिव पे उसके ऊपर हमने विचार किया, इस पे काम किया जा सकता है। तो हमने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जो कि ट्रेज की शेप में हमने उनको मोल्डिंग की। उसकी पूरी प्रोसेस करने के बाद उसमें जो शेप आई वो हमने पूरी पोनेट जैसी कोशिश की उसको बनाने की। आप ये देख सकते हैं, इस टाइप से हमने कोशिश की बनाने की। और ये काफी लाइट वेट है, लाइट वेट बनाया। और अभी भी हालांकि इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और इसको जो है मशीन बेस्ड काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो मार्केट डिमांड है, जो फ्यूचर है, उसमें बहुत ज्यादा रिप्लेसमेंट के लिए हमें बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। जो लोग जैसे कोविड के टाइम पर या कोविड के बाद जो चाह रहे थे, जो इम्पोर्टेंस समझ रहे थे मशरूम्स की, ऑयस्टर मशरूम्स की खास तौर से, तो उन लोगों ने हमसे अप्रोच किया कि हम ताज़ा मशरूम हमारे घर पे ही हम कैसे हमें मिल सकते हैं। तो फिर हमने इसके ऊपर काम किया और ये एक आरटीएफ बैग का कंसेप्ट लेके आया, जिसमें कि हम मशरूम का जो बैग होता है, जो पराली को हम ट्रीटमेंट करके उसका कीटाणु रहित बना के और उसमें हमारा जो सीड्स होता है ऐड करके उसकी 15 दिन की प्रोसेस कंप्लीट करके इसको बैग के अंदर रख देते हैं, इस डब्बे के अंदर। उसके बाद उनको हम ये डब्बा प्रोवाइड करा देते हैं। जब ये डब्बा उनको मिलता है, बॉक्स मिलता है हमारे कस्टमर्स को, तो वो यहाँ पे कट का मार्क लगा हुआ है, इस पे कट लगाते हैं। अंदर बैग होगा, उस पे एक क्रॉस मारते हैं जिससे कि वो पन्नी थोड़ी सी ओपन हो जाए। फिर उस पे वो पानी छिड़कते हैं, तो उनको 7 से 10 दिन के अंदर ताज़ा मशरूम खुद ही घर में मिल जाते हैं आसानी से, जिसकी वो फ्रेश, जो कि बिल्कुल केमिकल फ्री रहेगा, हेल्दी रहेगा। और उनको ये भी बताया हमने, आप इसको 15 से 20 मिनट उल्टा करके, यानी जो गिल्स पार्ट होते हैं मशरूम के, सन एक्सपोज करिए, धूप दिखाइए, तो आपको विटामिन डी भी फ्री में मिल जाएगा मशरूम्स के अंदर। सर, पराली जो है वैसे ही हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली गवर्नमेंट बार बार जोर दे रही है कि पराली का कुछ सॉल्यूशन निकालने के ऊपर, क्योंकि पराली से जितना प्रदूषण हो रहा है, हमारे किसान उसको मैनेज कर नहीं पा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस पराली आफ्टर फार्मिंग के इसको कैसे मैनेज किया जाए, इस एग्रीकल्चर वेस्ट को। करीब करीब हमारे देश में, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोड्यूस होता है करीब 700 मैट्रिक टन, उसमें से 0.03 हम इस्तेमाल कर रहे हैं मात्र। तो मशरूम जो है, इसका एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन निकल के आता है कि जब हम मशरूम का कल्टीवेशन करते हैं तो मेनली हम पराली हो गया, उसके अलावा व्हीट स्ट्रॉ हो गया, सोयाबीन वेस्ट हो गया, जो भी एग्रीकल्चर का वेस्ट है, और खासतौर से पराली पर बहुत अच्छी कल्टीवेशन हम मशरूम की कर सकते हैं। मैं जब मुंबई से वापस आ गई मेरी बेटी को लेके, तो घर में बात आने लगी कि अब भाई, अब आप जॉब छोड़ के वापस आ गए हो तो अब फैमिली प्लान करो। अब मेरी बेटी है एरा, तो उसका एक भाई या बहन होने चाहिए। तो मेरा जो सपना था वो फिर, जो मैं सोच के आई थी कि मुझे ये सब शुरू करना है, तो वो फिर उस बीच में मेरे लिए कुछ हर्डल्स आने लगे। तो मैंने मेरी बेटी से बात की, उसको मैंने पूछा तुमको भाई चाहिए या बहन, तो उसने मुझे बोला कि मुझे बहन चाहिए। तो मैं मन में बना चुकी थी कि मुझे कुछ शुरू करना है और मशरूम से रिलेटेड शुरू करना था, तो बस नाम तलाश रही थी कि मेरी कंपनी का क्या नाम होना चाहिए। तो मेरी बहन ने जब मेरी बेटी ने जब कहा कि उसको एक बहन चाहिए, तो फिर मैंने मेरी कंपनी का नाम बेटी रखा, और जिसका फुल फॉर्म है बायोटेक एरा ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आराम से चल रही जिंदगी में जोखिम उठाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जमी जमाई नौकरी छोड़कर किसी बिजनेस को शुरू करना जोखिम उठाने जैसा ही है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में टॉप लेवल पर काम करने वाले भोपाल के एक कपल ने ये रिस्क उठाया। प्रतीक और उनकी पत्नी प्रतीक्षा ने बैंक की नौकरी छोड़ ऑर्गेनिक फार्मिंग में उतरने का फैसला किया। इस दौरान दोनों ने तमाम चुनौतियों का सामना किया और आज उनकी बनाई कंपनी से सैकड़ों किसान जुड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक शर्मा है। मैं और मेरी वाइफ प्रतीक्षा शर्मा, हम ग्रीन एंड ग्रेन्स के फाउंडर्स हैं। मैं एक किसान परिवार से आता हूं और एक जैविक किसान हूं। पिछले 7 साल से मैं जैविक खेती कर रहा हूं।
हमने एक स्टार्टअप शुरू किया है ग्रीन एंड ग्रेन्स, जहां हम जैविक किसानों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, जिसमें आज हमने रियलाइज किया, जब मैंने खेती शुरू की तो हमने ये रियलाइज किया कि मार्केटिंग एक सबसे बड़ी समस्या है किसानों के लिए। तो क्योंकि मैं एक प्रोडक्ट मैनेजर रहा हूं बैंक में, तो मुझे ये लगा कि यदि हम एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं किसानों के लिए तो शायद एक अच्छी एक शुरुआत होगी, जहां पे हम किसानों को एक जगह इकट्ठा करके और उनके प्रोड्यूस को मार्केट को एक कंप्लीट बास्केट के रूप में उपलब्ध करा पाएंगे। तो ग्रीन एंड ग्रेन्स आज करीब 250 जैविक किसानों के साथ मिलकर काम करता है और करीब 2500 से 3000 किसान उपभोक्ता जो भोपाल में हैं, उनको हम जैविक सब्जियां, फल, अनाज, मसाले ये सब कुछ उपलब्ध कराते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक्षा शर्मा है। मैं ग्रीन एंड ग्रेन्स की को-फाउंडर हूँ। ग्रीन एंड ग्रेन्स एक इनिशिएटिव है जो जैविक उत्पादों को किसानों के साथ मिलकर उपभोक्ताओं तक डायरेक्टली हम लोग होम डिलीवर करते हैं। मेरा इसमें रोल है एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का, जिसमें जहाँ पर जब भी किसान जुड़ता है नया, उसके बाद में उसके पास से कितना उत्पाद कब आना है, और उसके बाद जब हमारे हब पे वो उत्पाद पहुँचता है तो वो कस्टमर्स को उसके ऑर्डर्स लेके वो ऑर्डर्स पहुंचाना। तो ऑपरेशनल एक्टिविटीज पूरा मैं हैंडल करती हूँ, साथ में जो भी कस्टमर डीलिंग है वो भी पूरा मैं कस्टमर सर्विस पूरी हैंडल करती हूँ। अभी हमारे साथ लगभग 250 किसान जुड़े हुए हैं और ग्रीन एंड ग्रेन्स में जो जैविक उत्पाद हैं उसमें आपको जैविक सब्जी, अनाज, फल, ऑयल्स जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स बोलते हैं वो, कच्ची घानी तेल वो अवेलेबल है, स्पाइसेस हैं। तो किचन में आपको जो भी रॉ मटेरियल आप चाहते हैं, हमारी वही कोशिश है कि पूरी बास्केट हम आप तक पहुंचाएं। हम पहले रासायनिक खेती करते थे, अब ग्रीन एंड ग्रीन से जुड़ने के बाद हमें मशवरा मिला, हमने जैविक खेती शुरू की। शुरू में बहुत दिक्कतें आई, लेकिन जैसे मशवरा और जो जीवामृत वगैरह सारे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड तैयार करके फसल में यूज़ किए, जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है और फसलें अच्छी हो रही है। धीरे धीरे हमें मार्केट भी उपलब्ध हो रहा है उत्पादन बेचने के लिए। सब्जी वगैरह जो भी हम करते हैं वो ग्रीन एंड ग्रीन के सहयोग से हमें वहाँ तक पहुँच रहा है। जैसे पहले 1 एकड़ में लगभग हमने फसल की और मान लो 1 लाख का मुनाफा हुआ, तो इसमें जैविक में लगभग डबल हो गया कि रेट अच्छे मिल रहे हैं, उत्पादन अच्छे रेट पे बिक रहा है, तो उसमें इनकम अच्छी हो रही है। 6 स्टेट में लगभग 250 किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसमें जैविक अनाज, फल, सब्जियां, कच्ची घानी का तेल, मसाले, ऐसे बहुत सारे आपके पास में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हम कस्टमर को कराते हैं। और हर जगह की कुछ ना कुछ एक स्पेशलिटी होती है। तो जैसे नासिक के अंगूर बहुत फेमस है, वहाँ से जैविक रेसिड्यू फ्री जो हम अंगूर बोलते हैं वो यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। केरला से स्पाइसेस आते हैं, मंदसौर से अलसी आती है। तो ऐसे हर जगह की स्पेशलिटीज हम लाके और उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं। तो उससे ये काफ़ी फ़ायदा मिला कि हमें खेती कैसे करना चाहिए। लेकिन ये हुआ कि जो ऑर्गेनिक हम चाहे खाद लें चाहे दवाई लें, वो कहीं दुकानों पे उपलब्ध नहीं थी, तो खुद हम बनाए। और 3 साल तक मेरी ज़मीन जो है ऑर्गेनिक बनने में टाइम लगा। 3 साल बाद से पैदावार दी उसको। पर जिस दिन हमने ये बताया कि हम नौकरी छोड़ के और खेती करना चाहते हैं, वो एक शॉक में थे, क्योंकि आज गांव में ये एक सपना होता है कि बेटा पढ़े लिखे और जाके बहुत अच्छी नौकरी करे, और यहाँ हम एक अच्छी नौकरी छोड़ के गांव में खेती करना चाह रहे थे, तो वो सबसे पहला रेजिस्टेंस वहाँ आया। फिर हमें समझाना पड़ा कि खेती में आज जरूरत है, कुछ नए मॉडल्स की जरूरत है, और हमने उनसे 2 साल का समय लिया कि यदि यहाँ हम कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे तो हम वापस चले जाएंगे। फिर उसके बाद जब हम जमीन पे उतरे तो सबसे पहले सवालों, काफी लंबे समय तक 2-3 सालों तक यही सवाल रहे, और कोने में बिठा बिठा के हमसे पूछते थे कि क्या भैया तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, क्या तुम्हें कोई तकलीफ होती थी, क्या बॉस से लड़ाई हो गई,
क्या ऐसा हुआ कि तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि इससे पहले तो हमें ये पता था कि तुम बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हो। तो वो डाइजेस्ट करना उस कंसेप्ट को कि कोई बहुत अच्छी नौकरी छोड़ के वापस आके और खेती करे, बहुत मुश्किल था। और जब उन्होंने देखा कि एक कंपनी हमने खड़ी की है, एक स्टार्टअप खड़ा किया है और आज हम इतने सारे किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उपभोक्ता इतने सारे जुड़े हैं, तब धीरे धीरे करके लोगों को विश्वास होना शुरू हुआ। हम लोग की एक्चुअली जब शादी हो रही थी तब उस टाइम पे जो लड़का लड़की का इंटरव्यू फर्स्ट टाइम होता है, उसमें प्रतीक ने ऐसे ही बोल दिया था कि अगर जॉब नहीं करूंगा तो मैं फार्मिंग करूंगा। तो वहीं पे हम लोग की शादी वो कॉल्ड ऑफ कि शादी नहीं करना है, बच्ची को इतना पढ़ाया इसलिए नहीं कि वो खेती करेगी। तो वहाँ से जब हुआ था, लेकिन जब बताया गया यहाँ पे कि नहीं अभी हम ऐसा जॉब छोड़ के कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली फैमिली से तो सबसे पहला रिएक्शन यही आया कि पागल हो गए हो क्या, इतना अच्छा जॉब छोड़ के क्यों आ रहे हो वापस। तो टाइम लगा, हमने उनको बोला कि 2 साल का समय दीजिए, अगर सब कुछ सही चला तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज जैसा चल रहा था हम वैसे ही अपने जॉब लाइफ में वापस चले जाएंगे। तो वहाँ पे उन्होंने बोला चलो ठीक है, विल गिव यू 2 इयर्स, आपको जो करना है आप करो। धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। जहाँ पे मम्मी पापा खेती के अगेंस्ट थे, वहीं पे जब हमारा स्टार्टअप की शुरुआत हुई थी, हम लोगों ने कैपिटल लाइट मॉडल रखा है। मम्मी पापा के घर से ही जो सब्जियां आती थी हमारे खेत की, वो मम्मी की सोसाइटी में और हमारे सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। तो मम्मी पापा ने भी फिर सब्जियां बेची हैं। सो फ्रॉम सेइंग नो देयर उनसे भी बाद में, हम तो खुद खेती कर ही रहे थे, उनसे भी हमने सब्जियां बिकवाई हैं। एक तरफ जहां लगातार किसान पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके अपनी जमीन खराब कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी ऐसे फल और सब्जियों को खाकर अपनी सेहत खराब कर रहा है। प्रतीक और प्रतीक्षा इन दोनों के बीच एक पुल की तरह काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां इनके इस इनिशिएटिव से आम आदमी को अच्छी ऑर्गेनिक फल और सब्जियां मिल रही हैं, तो वहीं इनसे जुड़ा किसान भी अपनी आय को दोगुना होता हुआ देख पा रहा है। अच्छी बात यह है कि अब सरकार भी इस तरफ काफी अग्रेसिव तरीके से काम कर रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर फोकस कर रही है। मतलब आने वाला कल सबके लिए काफी बेहतर साबित होने वाला है। हमारे देश में श्राद्ध पक्ष के दौरान कौओं का विशेष महत्व होता है। इस दौरान कौओं को रोज खाना खिलाना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध के दिनों में हमारे पूर्वज कौओं के रूप में ही धरती पर आते हैं। कौए को खाना खिलाने से पितरों की कृपा होती है और हमारे सारे बिगड़े काम भी बन जाते हैं। लेकिन आजकल मुश्किल ये है कि गोरिया के बाद शहरों कस्बों से कौवे भी गायब हो रहे हैं। इस मुश्किल का समाधान करने के लिए मध्य प्रदेश के विदिशा में एक व्यक्ति ने देश का पहला ऐसा काग उद्यान बनाया है जहां बड़ी संख्या में कौओं का बसेरा है। तो सामाजिक महत्व में कहूं तो पर्यावरण के हिसाब से कौओं का होना बहुत आवश्यक है। धार्मिक महत्व में सीधी सी बात है कि हम पितरों के तर्पण के लिए बहुत आवश्यक चीज है। और अगर वैज्ञानिक महत्व में कहें तो हमारे हानिकारक, जो शरीर के लिए हानिकारक है, मानव जीवन के लिए हानिकारक जो कीट पतंगे, उनका भक्षण करते। आपने खुद भी देखा है कि कौओं किस प्रकार की प्रजातियां भोजन कर रही है। मेल और फीमेल दोनों यहाँ आते हैं और आज लगभग 150 से अधिक की मौजूदगी में यहाँ देख पाता हूँ। शहरों में बाद में यहाँ भी पहुंचने लगे हैं, लेकिन कभी ये था कि ये मिलते नहीं थे। पिछले 10 वर्षों से काग उद्यान, देश का अनूठा काग उद्यान का निर्माण मेरे द्वारा किया गया है। निश्चित है कि देश से कौओं की प्रजाति का विलुप्त होना एक चिंता का विषय है। विदिशा में भी कमोबेश यही स्थितियां हैं। बढ़ते मोबाइल रेडिएशन के कारण ये पक्षी विलुप्त हो रहा था।
धार्मिक मान्यताओं में भी हमारे यहाँ 15 दिनों तो प्रतिपक्ष में एक तरह से पुरखों का प्रतीक माना गया है। और निश्चित है कि जब तक इनको आहार ना करा लिया जाए तो ऐसा लगता है कि हमने कोई धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं किया, बल्कि पितरों तक हमारा भोजन आहार नहीं पहुंचा है। पितृपक्ष के हिसाब से बड़ा महत्व है। 3 बहुत महत्व है, धार्मिक रूप से भी है, और अगर वैज्ञानिक महत्व से मैं कहूँ तो जो शरीर को नुकसान देने वाले कीट भक्षण, जो कीड़े होते हैं उनका भक्षण करता है कौवा। तो ये मन में ये आया था कि काग उद्यान का निर्माण मेरे बर्थडे से आज से 10 साल पहले एक मन में था विचार, में एक आहार डाला था ऐसे ही यहाँ, तो फिर मन में बाकायदा काग उद्यान का निर्माण कर दिया, बाकायदा भोजन थाल सजाए हैं। और कमाल ये है कि भोपाल कमिश्नर ने तक इस बात को ट्वीट किया कि विदिशा में जो मुक्तिधाम सेवा समिति के बैनर तले जो काम चल रहा है अनूठा, ये निश्चित बात है कि अपने आप में बड़ा कमाल है कि ऐसी विलुप्त होती प्रजाति को बचाने का एक प्रयास किया जा रहा है। दूसरी खुशी की बात एक और है कि देश के जाने माने जलविद और अंतर्राष्ट्रीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने इसका लोकार्पण किया। आए तो वो 30 मिनट के लिए थे, तो राजेंद्र सिंह जी लगातार मेरे ख्याल से 3-4 घंटे पर बैठे, उनको इतना बढ़िया लगा। और उन्होंने ही कहा था कि देश का अनूठा काग उद्यान है, कि कहीं वर्ड पार्क तो हो सकते हैं, पक्षी विहार हो सकते हैं, लेकिन कौओं का पार्क मैंने पहली बार देखा। ये उनके शब्द थे। ये पर्यावरण के हिसाब से तो ये कार्य बहुत ही लाभदायक है। मैं हरिनारायण शर्मा, पूर्व जनपद सीओ हूँ, और यहाँ पे समाचार के माध्यम से पेपरों में देखा कि यहाँ काग उद्यान है, और मैं श्राद्ध पक्ष में मेरे पिताजी की मम्मी की श्राद्ध के लिए यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे देखा कि बहुत सारे कौवे जो है एकत्र हैं, और यहाँ पे जो भोजन डाला जाता है तो उसको सेवन कर रहे थे। तो आज के समय में जहाँ पे काग की प्रजाति लगभग समाप्ति पे थी, तो उस टाइम श्राद्ध पक्ष में ऐसा कहा जाता है कि हमारे बुजुर्ग जो हैं उनके रूप में श्राद्ध कौओं को भोजन कराए तो उनको प्राप्त होता है। तो कौवे मिलते नहीं थे देखने के लिए, तो वो एक मन में बड़ी असंतुष्टि सी रहती थी। तो यहाँ जब आए तो काफी काग एकत्रित हुए, तो यहाँ आके हमने उनको भोजन भी कराया। और ये काग और दूसरे पशु पक्षी भी वैसे भी प्रकृति के संरक्षण के लिए और हमारी दिनचर्या में जो कार्य होते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक हैं। भोजन की अगर मैं बात करूं तो प्रतिदिन चावल का आहार तैयार किया जाता है। और एक और खुशी की बात यह है कि शहर से मुझे लोग निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराते हैं। इनके लिए मैं सुबह 6 बजे निकलता हूं, जब 6 बजे यहाँ आता हूं उसके पहले निकलता हूं तो चौराहे से समोसे, कचौरी, भाजी बड़ा, जलेबी, जो भी होता है, आलू बड़ा, ये सारे लोग उपलब्ध कराते हैं, मुझे निःशुल्क देते हैं। और एक्सपायरी डेट का जो बिस्किट बच जाता है तो मैं वहाँ नीड्स जो होते हैं शॉप उनसे उठाता हूँ, वो लेके आता हूँ। यहाँ मैंने बाकायदा रसोई तैयार कर रखी है, काग रसोई के नाम से है, तो वो काग रसोई भी है। प्रतिदिन आहार तैयार होता है। चावल तो तैयार होना ही है, 4 से 5 केजी चावल पर डे डलता है। आप लोगों ने खुद भी देखे, बिस्किट अलग से डलते हैं, समोसे कचौरी ये अलग डलता है। तो एक आहार मिल गया। तो मैंने एक और खासियत यहाँ देखी है कि यहाँ जो चूंकि मुक्तिधाम का क्षेत्र है, नदी का क्षेत्र है, तो यहाँ मरने वाले पशु पक्षी भी पड़े रहते हैं। तो मैंने जो बात किया, एक बड़ी अच्छी बात देखी मैंने कि खासतौर से ये मांस का भक्षण करने वाला होता कौवा, लेकिन यहाँ के समोसे, कचौरी और चावल खाने के बाद ऐसे मुझे लगा कि आदी हो गए कि मैंने मांस के प्रति इनका रुझान नहीं देखा। यही जानवर पड़े रहे बांस में भी, लेकिन उन्होंने वो ना खा के ये खाया। तो मुझे खुशी की बात है कि भक्षण होने वाला काग, कौवा, अब थोड़ा सा इस ओर भी जाने लगा कि उसको एक सात्विक भोजन के प्रति भी एक रुझान देखने को मिला है। यहाँ कोई नहीं आना चाहता, विषम परिस्थिति में आता है जब परिजनों को या अपने शुभचिंतकों को खो देते हैं हम। ये मुक्तिधाम का स्थल है जहाँ अंतिम क्रियाएं होती हैं। सामान्यतः पहले मुक्तिधाम आज से जब से जुड़ा हूँ, 10 साल पहले ऐसे मुक्तिधाम नहीं था। आजकल बहुत खूबसूरती को और पर्यावरण के प्रति हम लगातार औषधि पौधों का रोपण भी यहाँ हमने कर रखा है। ये भी अनूठा काम है कि यहाँ लगातार औषधि पौधे बड़ी संख्या में। कोई नहीं आता था। मेरे बर्थडे में मेरा मन था तो मैं यहाँ नदी पर मछलियों को दाना चुनाने आया था। मेरे हाथ में कुछ ये भोजन सामग्री थी, समोसे कचौरी। एक बार मैंने ऐसी मुडेरे पर डालने की कोशिश की, कौवा फौरन आया। मेरा मन हुआ कि जब ये आया तो मैंने कोशिश की उसको हाथ से खिला दिया जाए। आगे में बड़ा फिर कौवा वही फिर रिपीट हुआ। मेरे मन में यही था कि जो काग को तो मैं छतों पे परेशान हो जाता हूँ 15 दिन में, क्यों ना ये चीजों को अगर विलुप्त होती प्रजाति को बचाने के क्रम कर ले। चूंकि मैं पर्यावरण से लगातार 21 सालों से बेतवा
निर्मल अभियान और बेतवा संरक्षण के लिए लगातार काम करता हूँ। शहर में ग्रीन विदिशा का कॉन्सेप्ट भी लेके आया हूँ, जो आज शहर में हरियाली है मैंने एक बड़ी भूमिका यहाँ अदा की है, जिसमें सारे प्रशासनिक अधिकारी, सारे जनप्रतिनिधि, यहाँ भी मैंने कोशिश की। और आज ये है कि मुक्तिधाम में भय का वातावरण खत्म है। इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे, बच्चियां, बेटियां, तमाम सब लोग यहाँ आते हैं, जनप्रतिनिधि, कलेक्टर से लेकर कमिश्नर, फिल्म डायरेक्टर डाल्टन भी यहाँ आकर काग उद्यान में बाकायदा विजिट कर चुके हैं। और उन्हें भी बड़ा लगा कि यार ये अनूठा पक्षियों को बचाने का जो एक संरक्षण का काम चल रहा है वो अनूठा है। आज के लिए बस इतना ही। गुड न्यूज टुडे पर कल रात 9 बजे फिर आऊंगी देश की बात सुनाने। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।